आज हम लोग फिर आ चुके हैं अपना इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड वीडियो लेके। पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके ही करस्पॉन्डिंगली मैंने आपको कूलम्स लॉ के बारे में बहुत ही डिटेल्स में और फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। लेकिन देखो, यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ, जो कि बेसिकली आपका 12 में जाकर पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अभी हम लोग पास में छोड़ के करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चले जाएंगे। ओके, तो एक चीज आप सुनो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट। देखो, स्टैटिक और करंट दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि स्टैटिक में आपका जो है ना, स्टैटिक स्टैटिक में चार्ज रेस्ट में होता है। स्टैटिक में आपका चार्ज रेस्ट में होता है, और करंट में क्या होता है, चार्ज मोशन में चला जाता है, मतलब चार्जेस फ्लो। ओके, चार्ज फ्लो होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इसलिए दोनों अलग चैप्टर माना जाता है, और दोनों के करस्पॉन्डिंगली जो लॉज गवर्न करते हैं फिजिक्स में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग का अभी कोई वास्ता नहीं, हम लोग अभी जो करेंगे वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? कहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? पहला तो आता है कौन सा चार्ज, ये तो पहला आपका बात आता है। देखो, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हुए होते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं जिसको, उसमें कि आपका अगर एक न्यूक्लियस हो तो उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलिप्टिकल या फिर मान लो सर्कुलर ऑर्बिट पे कौन घूम रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फिर पिछले जो क्लास में मैंने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाया, मैंने आपको बार बार एक चीज बोला है कि चार्ज जो ट्रांसफर होता है, इट कैन बी ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो लोग बाहर नहीं जा सकते, तो इसीलिए कौन ट्रांसफर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो अब आप कंसेप्ट अप्लाई करो कि फिर चार्ज का जो फ्लो होगा, ये चार्ज का फ्लो किसके कारण हो सकता है? स्पेसिफिकली अगर आप कहो चार्ज नहीं कह के, इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, आपको कहना है कि इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो मतलब कितने समय में फ्लो करना है, रेट, टाइम रेट। ओके, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड। ओके, इसका मतलब देखो, यहाँ मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है? नेट चार्ज। व्हाई नेट चार्ज? इसको बड़े ध्यान से समझो, व्हाई नेट चार्ज, तो मैं मिटा देता हूं। तो देखो, मान लो आपका एक मटेरियल है, दो चार्ज है, मान लो इस तरफ जा रहा है, और एक चार्ज है मान लो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? अभी नेट चार्ज का कितना होगा? नेट चार्ज होगा कि देखो, दोनों इस डायरेक्शन में है और एक चार्ज इस डायरेक्शन में है, तो इसका और मान लो इन दोनों में से किसी का कैंसिल आउट हो जाएगा चार्ज का फ्लो, क्योंकि
करंट किस तरफ फ्लो करेगा? बेसिकली अभी हम लोग जानते हैं कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी तरफ करंट फ्लो करता है। तो इस तरफ एक करंट है और इस तरफ दोनों के चलते एक करंट है, प्लस कर देना इसके चलते, चलो I1 इसके चलते मानते हैं I2 प्लस कर देना, और इसको मानते हैं I3। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो सेम रहता है, मैं टाइम को भी मान लो सेम कर दिया, तो इस एक के चलते और एक कट जाएगा, तो करंट विल बी ड्यू टू एनी वन चार्ज टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स दिस साइड, इसी को कहते हैं नेट चार्ज। ओके, तो Q अगर नेट चार्ज है पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एट टाइम t, देन हम लोग कहते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको करना होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, मतलब अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से Q अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, Q कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड मतलब t टाइम में, तो फिर करंट आपका होगा I इज इक्वल टू Q बाई T, है ना। बेसिकली दिस इज स्केलर क्वांटिटी, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी, बाद में जाके हम लोग पढ़ोगे इट कैन बी प्रिंटेड एज अ टेंसर क्वांटिटी। तो मैं उसके अंदर अभी नहीं जा रहा, बट करंट वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, बट इट हैज द प्रॉपर्टी टू बिकम ए वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन हम स्प्लिट नहीं करते, मैं उसके अंदर अभी डिटेल्स में बहुत सारा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर, साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पे, एंड्रे मेरी एम्पियर के नाम पे, ठीक है। तो अभी कुछ यूनिट्स और क्या आता है आपका, 1 मिली एम्पियर आता है। 1 मिली एम्पियर मतलब 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर आता है आपका, ये वाला सिंबल म्यू होता है, ठीक है, म्यू बोलते हैं इसको। इसको हम लोग कहते हैं 10 टू दी पावर -6 एम्पियर, सॉरी -6 एम्पियर। ओके, तो दीज आर द वेरी बेसिक यूनिट्स, ठीक। अभी देखो, अभी आपको एक चीज में गौर कराता हूं, ठीक है। देखो, आपने अपने आसपास के जो मटेरियल्स हैं, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब उनको छूने से क्या आपको शॉक लगता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? बिकॉज दीज आर ऑल न्यूट्रल्स। तो बेसिकली क्या होता है, क्यों न्यूट्रल है? क्या उन लोगों में क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है? जरूर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होता है, लेकिन एक चीज मैं अपने यहाँ पे अभी डिटेल्स में दिखाता हूं। देखो, मान लीजिए ये वाला आपका एक मटेरियल है, सॉरी, मान लो आपका ये वाला एक मटेरियल है, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं एटम्स को, मान लो ऐसे होते हैं ना एटम्स, एक दूसरे के साथ ऐसे तैयार हुआ है। तो इसी तरह देखो, इसी तरह चलता जाएगा आपका एटम्स, पूरे मटेरियल्स में है। और मैं मान रहा हूं, मान लो यहाँ पे भी एटम्स है ऐसे, ठीक है। अब देखो, इनके हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी क्या होता है मटेरियल्स में, एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि दे आर इन कंटैक्ट। तो ये वाला इसके चलते जो मान लो ये वाला इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन है, दिस कैन इजीली गेट टू दिस एटम, इस एटम में भी वो जा सकता है। और फिर उसके चारों ओर ये वाला एटम जब रहता है तो इस एटम में भी जा सकता है। तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करता जाता है इस एटम में। फिर मान लो अगर यहाँ पे कोई एटम रहता है ऐसे लेयर्स, तो इस एटम में भी जाता है, ठीक है। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, पूरा जो मटेरियल आपका होता है ना, उसी के चलते पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम में ही चलता है। इलेक्ट्रॉन इतना एटम के बीच जो इंटर एटमिक स्पेसिंग होता है इतना कम होता है कि उसके चलते इट कैन बी टेकन कि इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में मूव करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में गया, फिर दूसरे एटम से इस एटम में, इस तरह ये पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। फिर इस तरफ भी जा सकता है,
इस तरफ भी जा सकता है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लो मैं इसी मटेरियल के अंदर अगर चल दूं, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं इस मटेरियल को। देखो इसी मटेरियल के अंदर मैं अगर चल देता हूं तो क्या होता है, क्या होता है। अब मान लो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, मान लो, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो हर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली काइंड ऑफ ब्राउनियन मोशन के तरह है कि रैंडम थर्मल मोशन। इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल मोशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल मोशन होता है। तो दीज आर रैंडम थर्मल मोशन इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, मैं मान लेता हूं, मान लो आपका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आके टकरा गया। ओके, दोनों इस तरफ जा रहा है ना, एक तरफ ये इस तरफ और ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे से आके कोलिजन किया है। तब क्या होगा, फिर दोनों ए मान लो इस तरफ चला गया और ये मान लो इस तरफ चला गया, फिर से ये इस तरफ जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। ओके, इस तरह क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है, ठीक है। एक दो सक्सेसिव कोलिजन, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ कोलिजन किया, कोलिजन करके मान लो इस तरफ चला गया और इसके साथ फिर कोलिजन किया। इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गैप होता है, मतलब जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है विदाउट एनी कोलिजन, इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हम लोग इस ग्रीक सिंबल टाउ से डिनोट करते हैं, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं लोग इसे, ठीक है। अब एक चीज मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन पूछा कि क्यों हमारे आसपास के मटेरियल्स न्यूट्रल होते हैं, इसको बड़ी ध्यान से समझो कि हर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है। अल्टीमेटली जो होता है कि हर इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है, सब करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन इज सेम। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल, मतलब कितना चार्ज, मान लो इधर 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर भी 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इक्वल चार्जेस आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका कारण क्या होता है, करंट कैंसल आउट हो जाता है। जो करंट आपका आता है ना, करंट गेट्स कैंसल्ड आउट। इसीलिए आपके आसपास के मटेरियल्स को आपको छूने से भी कोई शॉक नहीं लगता है, इसीलिए दीज आर व्हाट, न्यूट्रल। ओके, ऐसा नहीं है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बट ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन या फिर थर्मल एक्साइटेशन के कारण क्या होता है, उनका जो नेट चार्ज, मैंने पिछले ही देखो डेफिनेशन में दिया है, क्यू इज द नेट चार्ज, वो नेट चार्ज आपका क्या होता है, कट जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे नेट चार्ज जीरो हो गया, I इज इक्वल टू, तो हम लोग को पता ही है कि आपका Q बाई टी होता है, तो Q जीरो मतलब तो करंट जीरो, ठीक है। तो इसी के चलते दीज आर न्यूट्रल। ओके, इनको छूने से आपको शॉक नहीं लगता है। अब देखो, अब देखिए आप लोग, बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, स्कूल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड भी ये पूछता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर मटेरियल से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कब कह सकते हो, देखो 1 एम्पियर करंट आप तभी कह सकते हो जब एक पर्टिकुलर मटेरियल से 1 कूलम जो चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, तभी हम लोग कह सकते हैं 1 एम्पियर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम लोग ये कह सकते हैं।
कि एक कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में फ्लो कर गया, तभी उस मटेरियल से हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, इसके चलते हम लोग अभी डिसाइड करते हैं कि आपका मटेरियल्स को दोनों बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखो एक आपका है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, इजीली करंट उनसे फ्लो कर जाएगा। ऐसे मटेरियल जैसे हर मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ओके, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जिनसे आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख के रखा है कि एज पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट फ्लो, हेंस इलेक्ट्रिक करंट इज जनरली ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही चलता है ये। ठीक है, अब देखो कंडक्टर्स को छोड़ के और एक होता है जो आपका इंसुलेटर्स आता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, अभी इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अब करेगा एक सर्टेन वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं पढ़ाया है, बट फिर थोड़ा सा बताता हूँ। एक सर्टेन वोल्टेज होता है, तब क्या होता है कि इंसुलेटर्स भी कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है। इस वोल्टेज को V नॉट कहते हैं हम लोग बेसिकली। इसको आप नोट करके रखो, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होता है, इंसुलेटर का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स का ब्रेक डाउन होता है, तो V नॉट इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज में अगर आप जाओ तब क्या होता है, आपके इंसुलेटर्स भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, हर मटेरियल के लिए अपना अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, बट बेसिकली इंसुलेटर्स आर वेरी बैड कंडक्टर्स। आप एक्चुअली में एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा करता है, जरूर करेगा। तो इट इज वाइजर टू से कि दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल क्या था आपका, कॉपर था, एल्यूमिनियम था, सिल्वर था, और इंसुलेटर्स में आपका वुड है, रबर है, प्लास्टिक है। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन बार बार इधर पूछ देता है सीरियसली कि व्हाई सिल्वर इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉपर। तो बेसिकली क्वेश्चन का मुद्दा यह है कि आपको जो वायरिंग्स होता है, जो वायर बनाया जाता है, कंडक्टर जो है बेसिकली हर जगह कॉपर से ही बना हुआ होता है, क्योंकि बेसिकली सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोग लिख देते हैं एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड लिखते हैं कोई भी नहीं, गोल्ड भी नहीं, सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन सिल्वर ज्यादा यूज इसीलिए नहीं होता क्योंकि वेरी कॉस्टली, इकोनॉमिकल नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं है, और कॉपर बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, मतलब 1 मीटर कॉपर करने में, कॉपर वायर बनाने में जितना कॉस्ट लग जाएगा ना, 1 मिलीमीटर सिल्वर वायर बनाने में उतना कॉस्ट होगा। दिस इज द थिंग, इसलिए ड्यू टू इकोनॉमिकल इश्यूज कॉपर वायर का यूज। और देखो पर्पस तो कॉपर भी सर्व कर देता है ना, तो सिल्वर क्या है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ये आपको सिर्फ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपका जो आता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन क्लास 12 ऑल्सो। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसको पढ़ना है बहुत ही डिटेल्स में। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या होता है, मैक्सिमम टाइम द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको एक एक टर्म समझ लेते हैं कि यार डिफरेंस तो कुछ नहीं है। बेसिकली यही चलता है कि आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का ट्रीटमेंट का जो डिफरेंस है उतना ज्यादा आपको समझाया नहीं जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इटसेल्फ डिफरेंट क्वांटिटीज, यूनिट सेम है, ऑलमोस्ट फार्मूला भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है चीज, जो कि आपको समझना है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप बड़े ध्यान से सुनो।
एक चीज, ठीक है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब कैसे कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस क्या है, क्या फंडा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मान लीजिए आपका मैंने यहाँ पे कुछ चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज ही मान लेता हूँ, चलो प्लस क्यू चार्ज, मैंने इसके चलो सेंटर से ज्वाइनिंग एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया मैंने, ओके। चलो अब देखो, मान लीजिए आप किसी एक चार्ज को ला रहे हो जिसको हम लोग कहते हैं क्यू नॉट, ओके क्यू नॉट। अभी मैं इसको कह देता हूं ना, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा टेस्ट चार्ज को लेके। दिस कॉल्ड व्हाट, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्यू नॉट को ला रहे हो एंड सपोज क्यू नॉट बी एट इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी का फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है, मतलब फिजिकली आप इसको क्या कह सकते हो, इंटरप्रिटेशन क्या है इसके। इंटरप्रिटेशन ये है कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू से इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से कोई भी चीज अगर बहुत दूर रहे, बहुत ही दूर, तब हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब यहां से दिस इज वेरी 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 फार अवे, ओके, दैट इज व्हाई दिस इज एट इंफिनिटी हम लोग मान रहे हैं। अब मान लो मैं इस क्यू नॉट चार्ज को इसके पास ला रहा हूं, मान लो मुझे इस पॉइंट पे लाना है, मुझे इस पॉइंट पे लाना है, P पॉइंट। मैंने क्या करा, पहले इस पॉइंट पे लाया, मैंने Q पॉइंट पे लाया, अब यहाँ पे चलो कैपिटल Q पॉइंट पे लाया। अब क्या हुआ, मैंने आपको कूलम्स लॉ के चलते बताया था कि एक टाइम आता है जब आपका फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेगा, दोनों में ही प्लस चार्ज है, ठीक है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, इसको हम लोग यही मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो प्लस क्यू चार्ज और एक जो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है उसको रिपेल करेगा, यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन आपको तो क्यू से मान लो इंफिनिटी से आपको तो पी पॉइंट पे लाना है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो क्यू चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स देगा, मान लो एफ फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट आपको एक फोर्स देना पड़ेगा क्योंकि आप ला रहे हो इस चार्ज को। इस फोर्स के अगेंस्ट अगर आपको कोई फोर्स देना है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक वर्क परफॉर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, फोर्स काम कर रहा है एंड पर, तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि ये चार्ज, ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन ना हो और ये P पॉइंट पे आके बैठ जाए, इस पॉइंट पे आके बैठ जाए, ओके। अब आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना, यहाँ पे पॉइंट क्या है, P आपका, P पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ रहा है वही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली आपको Vp इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P, इसको लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है बाय यूनिट चार्ज, बाय यूनिट चार्ज, ठीक है। ये क्यू क्या है, क्यू नॉट बेसिकली यूनिट चार्ज, जितने चार्ज को आप लाओगे उस चार्ज का वैल्यू इधर बैठ रहा है आपको, तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, Vp। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी मान लीजिए ये P पॉइंट है और ये वाला आपका R पॉइंट है, P पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल आपका Vp है और R पॉइंट पे पोटेंशियल भी, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, VR होगा। यहाँ पे लाने में भी तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि P पॉइंट में भी तो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, इसके यहाँ पे भी फोर्स को आपको अपोज करके R पॉइंट पे लाना है, क्योंकि जितना पास जाओगे फोर्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ओके।
अब देखो, अब क्या आपको करना है, वी आर, तो आर पॉइंट पे पोटेंशियल, VP है E पॉइंट पे पोटेंशियल। तो किसी भी दो नोन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बेसिकली आपका VP माइनस VQ, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट टू सम नोन पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस में आपका दोनों ही नोन पॉइंट्स है, Q टू P पॉइंट या P टू Q पॉइंट या फिर सम P टू R पॉइंट, these two पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में। ऑलराइट, तो फिर फॉर्मूला तो आपका सेम होता है, तो फिर सिर्फ एक चीज आपका ये हो जाता है, यहाँ पे डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम P टू R पर यूनिट चार्ज, राइट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो कि आपको यही दिया गया है, आपका एसआई यूनिट है वोल्ट, अलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पे है, एसआई यूनिट है वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग सम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट। ठीक, अब सिमिलरली देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको सेम था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, नोन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला तो आपका सेम होता है। तो यूनिट आपका मैंने क्या था, वोल्ट है। अभी 1 वोल्ट किसको कहेंगे, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 वोल्ट किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप एक किसी पॉइंट को बोलते हो, ठीक है, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का आप 1 वोल्ट तभी बोल सकते हो अगर एक कूलम चार्ज, मान लो +1 कूलम चार्ज, ठीक है, उसको इंफिनिटी से उस सर्टेन पॉइंट पे जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है उसमें लाने के लिए आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू आपका 1 जूल बाई 1 कूलम। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ओके, तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट तो क्लास पे हम लोग ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपेटिटिव लेवल प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इस चैप्टर को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर चलते हैं आज, बाय। ओके।